हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का यह सेशन डेडिकेटेड है फैक्ट्रीज एक्ट को लेके। फैक्ट्रीज एक्ट जो है तो इसका स्कोप काफ़ी वाइड है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करें अगर, तो आपको एपीओ एग्ज़ाम में और भी जितने भी इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन जहाँ जहाँ पे रहता है उन सब जगह पे फैक्ट्रीज एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस लिहाज से आज का यह लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ सेशन को मिस मत करें और वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, था साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे एक नाम है एसएस बंगाली, जिन्होंने लेबर कॉज के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और इन्हीं के कारण जो है तो इंडियन लेजिस्लेचर में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ 1879 में। ठीक है। बेसिकली जो कि जितने भी लेबर क्लास के लोग थे उनके ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्ली साबित हुआ। ठीक है। और इसी के कारण जो है तो फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 इनैक्ट हुआ। ठीक है। एंड इसे हम बोलेंगे कि इसको पास करने का जो श्रेय है वह गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को है। ठीक है। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो है तो यह एक्ट पास हुआ। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मॉडर्न फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948, यह इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। और यह पास हो गया 28 अगस्त 1948 को। ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे असेंट दे दिया 23 सितंबर 1948 को। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बिल की जर्नी ये हो गई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि ये कब इन्फोर्स हुआ, तो इसको जान लेना आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यह 1 अप्रैल 1949 को इन्फोर्स्ड हुआ। ठीक है। तो 1 अप्रैल 1949 ये डेट आप याद रखें। ठीक है। तो इसमें इस स्लाइड में जो है तो याद रखने वाली बात है, सबसे पहला कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वह पास हुआ 1881 में ड्यूरिंग द लॉर्ड रिपन। ठीक है। और इसी एक्ट के साथ में एक फैक्ट्री कमीशन अपॉइंट किया गया इन द ईयर 1885 में, जो कि फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन था। ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें फैक्ट्री एक्ट पास होने की 1881 में, तो उसका मेन एम था टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड प्राइमरली द इट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो है तो जो चाइल्ड लेबर था, दैट एज वाज लाई बिटवीन 7 ईयर टू 12 ईयर, वो काफ़ी परेशान थे, काफ़ी शोषित हो रहे थे। तो इन्हीं को देखते हुए जो है तो फैक्ट्रीज एक्ट 1881 को लाया गया। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड फैक्ट्री एक्ट की, तो सेकेंड फैक्ट्री एक्ट है जो वह पास हुआ था इन द ईयर 1891। ठीक है। जस्ट आफ्टर 10 ईयर। ठीक है। तो यह 1891 में एक फैक्ट्री एक्ट रिवाइज्ड हुआ या अमेंड हुआ और इसमें बेसिकली वीकली हॉलीडे का प्रोविज़न रखा गया सभी वर्कर्स के लिए। ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें तो चाइल्ड बिलो 7 ईयर ऑफ एज वॉज प्रोहिबिटेड इन द फैक्ट्री एक्ट 1881। ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हो गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप मत भूलिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो जैसा कि फैक्ट्री एक्ट हमारा इन्फोर्स हुआ 1 अप्रैल 1949 से। ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं और 11 चैप्टर के अंदर टोटल 120 सेक्शंस हैं और साथ में 3 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस थी। ठीक है। 11 चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 दैट इज रिलेटेड टू सेफ्टी, चैप्टर नंबर 3 दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड चैप्टर नंबर 5 दैट इज रिलेटेड टू वेलफेयर। ठीक है। तो सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
फिर फैक्ट्रीज एक्ट को अमेंड किया गया इन द ईयर 1987 में, और एक चैप्टर, नया चैप्टर, चैप्टर 4A को जोड़ा गया, जो कि प्रोविजंस रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेस के बारे में है। ठीक है, तो चैप्टर 4A के अंदर कई प्रोविजंस हैं दैट इज रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेसेस। ठीक है, और इसके एक्सटेंशन की बात करें वह तो ये इसका एक्सटेंशन जो है तो होल ऑफ इंडिया है, मीन्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 3 शेड्यूल हैं, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हम बात करें अगर, तो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें कि हजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व है। सेकंड शेड्यूल है, उसमें परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस हैं दैट इन वर्किंग इन्वायरमेंट। एंड थर्ड शेड्यूल जो है तो लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिसीजेज है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो फैक्ट्रीज एक्ट का थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो फैक्ट्री एक्ट का जो थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिजीजेज हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर या एग्जांपल की बात करें अगर, तो जैसे लेड कॉजिंग डिजीज़ हो गया, फॉस्फोरस कॉजिंग हो गया, मरकरी कॉजिंग हो गया, आर्सेनिक हो गया, बेंजीन हो गया। ये सब जो पॉइजनिंग है, दैट लेड पॉइजनिंग, फॉस्फोरस पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग, बेंजीन पॉइजनिंग, या एंथ्रॉक्स हो गया, सिलिकोसिस हो गया, तो ये सभी जो जितने भी नोटिफिएबल डिजीजेस हैं ये सभी शेड्यूल थर्ड के अंदर हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट की। तो जैसे कि हर एक कोई भी एक्ट है अगर उसको बनाया गया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्ट का मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहला मकसद है उसका लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे लेबर का वेलफेयर करने के लिए कुछ लेजिस्लेशन बनाएंगे। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। ठीक है, और वेलफेयर की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि जो इसका चैप्टर 5 है एक्सक्लूसिव वेलफेयर को डील करता है। ठीक है, बेनिफिट्स एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर, तो सेफ्टी ऑफ वर्कर्स के लिए भी हम यहाँ पे प्रोविजंस लेके आएंगे। और सेफ्टी की बात करें अगर तो चैप्टर 4 जो है सेफ्टी को लेके डील करता है। हेल्थ एंड सैनिटरी कंडीशंस की बात करेंगे अगर, तो हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया चैप्टर 3 जो है तो हेल्थ के बारे में डील करता है। एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, तो ये मेजर 4 ऑब्जेक्टिव हैं इस एक्ट के। लेबर वेलफेयर, बेनिफिट्स एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, हेल्थ एंड सैनिटरी कंडीशंस, एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप मिस मत करिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट जैसा मैंने बताया आपको कि इसका जो एक्सटेंशन है वह होल ऑफ इंडिया में है इंक्लूडिंग J&K। और इसके अंदर यह जो है बेसिकली जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो सभी फैक्ट्री के डेफिनीशंस के अंतर्गत कवर होते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो सभी फैक्ट्री की डेफिनीशन में कवर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेबिलिटी इस एक्ट की। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ द एक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर जो है टोटल 120 सेक्शंस हैं और 3 शेड्यूल्स हैं और 11 चैप्टर हैं। तो मैंने आपको शेड्यूल 1 में बताया कि लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जिनमें हजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व है। शेड्यूल 2 के अंदर जो है तो परमिशिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस हैं इन वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो कि वर्क इन्वायरमेंट में हैं तो उनके बारे में उनका परमिशिबल लेवल कितना होना चाहिए उसके बारे में है। और लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिजीज़ेस के बारे में बताया मैंने, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शेड्यूल 3। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ डिजीज़ेस के नाम भी आपको बताए। ठीक है, लेड, फॉस्फोरस, मरकरी, आर्सेनिक, बेंजीन पॉइजनिंग। ठीक है, जितनी भी मतलब ये एलिमेंट्स हैं इन सब से जो पॉइजनिंग होती है तो उनके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री का डेफिनीशन। तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि फैक्ट्री का डेफिनीशन जो है तो कौन से सेक्शन के अंदर कवर होता है। तो याद रखिए फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 2M है जो कि कवर करता है फैक्ट्री को या डिफाइन करता है फैक्ट्री को इन द फैक्ट्री एक्ट 1948 में। तो सभी को पता है, कोई यहाँ पे ज़्यादा बताने या एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। तो wherein 10 or more workers are working or were working on any day of the preceding 12 months, तो पिछले 12 महीनों में
10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं तो किसी इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विद द ऐड ऑफ पावर। तो विद द ऐड ऑफ पावर पिछले 12 महीने में अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उस प्रीमाइसेस को हम फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है। होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसी में, अगर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, ठीक है, पिछले 12 महीने में किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और विदाउट ऐड ऑफ पावर है, विदाउट ऐड ऑफ पावर है, जैसे हैंडलूम वगैरह हो गया, तो विदाउट, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है, पावर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लेके है, तो इस केस में हम वहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा को कंसिडर करेंगे उस यूनिट को फैक्ट्री कहने के लिए। एक और पॉइंट है यहाँ पे, अ फैक्ट्री शैल नॉट इंक्लूड अ माइन और मोबाइल यूनिट। तो माइन को हम फैक्ट्री के उसमें नहीं रखेंगे यहाँ पे। फैक्ट्री शैल नॉट इंक्लूड अ माइन और मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, और रेलवे रनिंग शेड और होटल रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेसेस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितनी भी माइनिंग एरियाज़ हो गए या मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हो गए, ठीक है, या रेलवे के जो रनिंग शेड हो गए या होटल रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेसेस हो गए, तो ये फैक्ट्री की डेफिनीशंस में नहीं आते, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ अपवाद है, तो अपवाद स्वरूप ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम सेक्शन 2 की बात करें अगर, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या। तो कुछ भी प्रोडक्शन के रूप में अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे मेकिंग हो गया, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग, तो ये सभी जो हैं तो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज, ठीक है, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर, ठीक है। तो सेक्शन 2 आपको याद रखना है। जैसे 2M जो है तो फैक्ट्री की डेफिनेशन को बताता है, तो यहाँ पे 2K जो होता है वह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बताता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है फैक्ट्री में, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन को भी याद रखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पोजिंग टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, लिथोग्राफी हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, ठीक है, या कोल्ड स्टोरेज का हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। तो ये सभी जो है बेसिकली सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखिए ये सेक्शन 2L, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्कर एक इसका एक अहम हिस्सा है। तो सेक्शन 2L के अंदर जो है तो वर्कर्स आते हैं, ठीक है। तो हमने 2M देखा, 2M के अंदर फैक्ट्री की डेफिनेशन हो गई, 2K के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन हो गई, और सेक्शन 2L जो है वह डेडिकेटेड है वर्कर को लेके, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं यहाँ पे। अ पर्सन एम्प्लॉयड, ठीक है, डायरेक्टली और बाय थ्रू एनी एजेंसी इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर, वो सभी वर्कर की कंडीशन में आएंगे, ठीक है, विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, है ना। तो जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक हिस्सा हैं, तो वो सभी वर्कर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेक्शन 2N की, ठीक है। तो सेक्शन 2N जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह बताता है ऑक्यूपायर को, ठीक है। तो ऑक्यूपायर पूछता है आपको एग्जाम में कि ऑक्यूपायर कौन होते हैं। फैक्ट्री एक्ट के अंदर ऑक्यूपायर की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2N में कवर है, और ऑक्यूपायर वह पर्सन होता है जिसके पास जो है तो फैक्ट्री में जितने भी अफेयर्स हैं उसका अल्टीमेट कंट्रोल है, ठीक है। सो द पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ अ फैक्ट्री इज कॉल्ड ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई फर्म है तो फर्म में कोई भी इंडिविजुअल्स जो है वह उसका ऑक्यूपायर कहलाएगा, या कोई कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स हैं वो ऑक्यूपायर कहलाएंगे, या कोई भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बैठाया हुआ है, लोकल अथॉरिटी द्वारा बैठाया हुआ जो भी उस पर्सन को अपॉइंट किया गया है उस फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए, तो वह उसका ऑक्यूपायर कहलाएगा, ठीक है।
इसके अलावा कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जाम में फिर पूछा जाता है, चाइल्ड, एडोलसेंट और यंग पर्सन की डेफिनेशन क्या है फैक्ट्री एक्ट के अंदर। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो चाइल्ड का डेफिनेशन जो है बेसिकली, अगर चाइल्ड कोई पर्सन है जिसने अपना 15 ईयर ऑफ एज कंप्लीट नहीं किया है, दैट मीन्स लेस देन 15 ईयर ऑफ एज, उसको हम चाइल्ड बोलेंगे। ठीक है, एडोलसेंट की डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि उसने 15 साल से ज़्यादा है बट 18 साल से कम है। ठीक है, तो उसको हम एडोलसेंट कहेंगे। इसके अलावा यंग पर्सन की बात करें, ये तो अ पर्सन हु इज़ ईदर अ चाइल्ड और एन एडल्ट और एन एडोलसेंट, तो हम उसको यंग पर्सन बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अडल्ट की बात करें तो अगर उसने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है तो वह अडल्ट की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो सेक्शन 2A जो होता है बेसिकली वह डिफाइन करता है एडोलसेंट को। ठीक है, अडल्ट मैंने आपको बता दिया अभी, अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज, उसको हम अडल्ट कहेंगे। ठीक है, कैलेंडर ईयर, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसमें 1 जनवरी टू जिसमें 1 डे ऑफ जनवरी इन एनी ईयर, तो उसको हम कैलेंडर बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैलेंडर ईयर जो होगा तो जनवरी से दिसंबर होता है, और जबकि फाइनेंशियल ईयर हमारा जो होता है अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ठीक है, डे और वीक की डेफिनेशन दी है, तो डे मीन्स व्हाट 24 आवर्स हो गया बिगिनिंग एट मिडनाइट। ठीक है, रात 12 बजे से जो है तो 24 घंटे का जो समय होता है, पीरियड होता है, वो डे कहलाएगा। अ पीरियड ऑफ 7 डेज बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट और सच अदर नाइट्स इज कॉल्ड अ वीक। ठीक है, तो ये सभी आपको पता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सेक्शन 6 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेक्शन 6 जो होता है हमारा, तो बेसिकली अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज को डिस्कस करता है। ठीक है, तो सेक्शन 6 के अंदर जो भी फैक्ट्रीज है तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग जो भी उसको लाइसेंस देना या उसको रजिस्ट्रेशन कराना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए अप्रूवल मैंने आपको बता दिया कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। अब स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, तो यह चीफ इंस्पेक्टर जो होता है यही सर्वे सर्वा होता है बेसिकली। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री शुड इंस्पेक्ट द साइट टू सी न्यू कंस्ट्रक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, तो कोई भी फैक्ट्रीज है अगर, ठीक है, जिस फैक्ट्रीज की कोई फैक्ट्री आपको इस्टेब्लिश करना है अगर, तो उसके लिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उस केस में जो है तो चीफ इंस्पेक्टर जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नामित होगा वह उसको इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है तो आपको उसकी अनुमति प्रदान की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, सो अप्रूवल्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट तभी दी जाएगी ऑन द नोड ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ इंस्पेक्टर की बात करें तो पावर ऑफ इंस्पेक्टर यह बेसिकली क्या करेगा, तो रजिस्ट्रेशन में और साथ में आपका जो भी रजिस्ट्रेशन करा है आपने जो भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उसके पूरे केसेस को एग्जामिन करेगा, प्रीमाइसेस को देखेगा, प्लांट्स को देखेगा। ठीक है, और मशीनरीज जो भी है वहाँ पे उन सबको इंस्पेक्ट करके जो है तो अपनी रिपोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को देगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो है बेसिकली यहाँ पे उसको इसके अकॉर्डिंग जो है तो देखेगी। ठीक है, और उसको अनुमति प्रदान करेगी। ठीक है, तो बेसिकली चीफ इंस्पेक्टर जो होता है दैट इज ए इंस्पेक्टिंग स्टाफ दैट इज अपॉइंटेड बाय a state government and every district magistrate shall be inspector of factory of his district। ठीक है, तो एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है शैल बी द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है तो एक सर्टिफाइंग सर्जन को भी अपॉइंट करता है। जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो और वहाँ पे हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को एग्जामिन करना है, तो उसके लिए जो है तो एक सर्टिफाइंग सर्जन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस केस में जो है तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह सर्टिफाइंग सर्जन्स को भी अपॉइंट करे। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर का रोल हो गया और एक सर्टिफाइंग सर्जन का रोल हो गया, ठीक है। इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 3 हम पढ़ते हैं। चैप्टर 3 के अंदर मैंने आपको बताया सेक्शन 11 टू 20 जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 का। चैप्टर 3 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर 3 के अंदर जो है तो हेल्थ को कवर किया गया है, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो हैं तो फैक्ट्री एक्ट के डील होते हैं यहाँ पे। तो प्रोविजंस रिलेटेड टू हेल्थ आ गए, जैसे क्लीनलीनेस आ गया, ठीक है, 11 नंबर पे सेक्शन 11। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट सेक्शन 12 हो गया, ठीक है। वेंटिलेशंस एंड टेम्परेचर की बात करें तो सेक्शन 13 हो गया। डस्ट एंड फ्यूम्स सेक्शन 14 हो गया। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन सेक्शन 15 हो गया। ओवर क्राउडिंग सेक्शन 16 हो गया। लाइटिंग सेक्शन 17 हो गया। ड्रिंकिंग वाटर सेक्शन 18 हो गया। लैट्रिन्स एंड यूरिनल सेक्शन 19 हो गया। और स्पिटॉन्स सेक्शन 20 हो गया। तो यह 11 से 20 तक का जो एस्पेक्ट्स है हेल्थ एस्पेक्ट्स को डील करता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो हम इनमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है यहाँ पे। तो इनको कवर करते हुए अगर हम बात करें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, तो उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो क्लीनलीनेस के अंदर अगर हम बात करें तो डेली जो है डर्ट का रिमूवल करना है। फ्लोर जो होगा एटलीस्ट वंस अ वीक क्लीन करना है यहाँ पे। जितने भी वॉल्स हैं, पार्टीशंस है, सीलिंग है, वंस इन एवरी 5 ईयर मस्ट बी रीपेंटेड, ठीक है। तो उनको रीपेंट करना है, पेंट करना है, ठीक है। ऑल डोर्स एंड विंडोज़ हो गया, विंडोज़ फ्रेम शटर्स शुड बी पेंटेड एंड वार्निश होना चाहिए, ठीक है। ये अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टूड है, ठीक है। सेक्शन 12 की बात करें अगर, तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, जितना भी हमारा वेस्ट ट्रीटमेंट है वह जो भी ऑक्यूपायर है फैक्ट्री का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट और एफ्लुएंट्स के लिए वह एक अरेंजमेंट करे, एक नेसेसरी अरेंजमेंट करे, ठीक है, जिससे कि वहाँ पे जो है तो कार्य करने जैसा माहौल हो, ठीक है। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेश एयर आने के लिए वेंटिलेशन चाहिए, ठीक है। रीजनेबल टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। डस्ट एंड फ्यूम्स बात करें अगर, तो एग्जॉस्ट फ्यूम्स जो भी कंबशन इंजन से निकल रहा है तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंजरियस और ऑफेंसिव डस्ट एंड फ्यूम्स मस्ट बी इनहेल्ड और अक्यूमुलेटेड, ठीक है। तो ये दिक्कत वाला काम होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 15। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्ट्रीज इन विच द ह्यूमिडिटी अगर एयर में इंक्रीज है तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशंस के लिए रूल बनाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा in any factory in which the humidity of air is artificially increased, the water used for the purpose shall be taken from public supply, ठीक है। तो इसके लिए जो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं तो वाटर उसके लिए हमें कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से ले सकते हैं, पब्लिक सप्लाई से सकते हैं या अदर ड्रिंकिंग वाटर से हम ले सकते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ओवर क्राउडिंग की, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओवर क्राउडिंग अफेक्ट्स जो है तो वर्कमैन को अपनी उसकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में या उसकी हेल्थ में इशू पैदा करता है, ठीक है। अगर सपोज़ आपने कोई रेस्ट रूम बनाया हुआ है या स्टाफ रूम बनाया हुआ है, अगर वह स्टाफ रूम इतना छोटा है, दैट मीन्स व्हाट 9.9 क्यूबिक मीटर का है, ठीक है। बिफोर कॉमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट जनरली जो वर्क रूम होते थे वह 9.9 क्यूबिक मीटर के होते थे, ठीक है। और आफ्टर दिस एक्ट जो है तो इसको इन्हेंस करके 14.2 क्यूबिक मीटर किया गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है तो यह ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ, ठीक है। रूफ शैल बी 5 मीटर्स या 14 फीट अबव द फ्लोर होना चाहिए, ठीक है। लाइटिंग की बात करें तो सफिशिएंट लाइटिंग होनी चाहिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह की, ठीक है। एवरी फैक्ट्रीज हैव ऑल ग्लेज विंडो स्काई लाइट्स, ठीक है, शुड बी यूज्ड। वर्क रूम्स शैल बी केप्ट क्लीन ऑन बोथ द इनर एंड आउटर सरफेसेस, ठीक है।
तो यहाँ पे आप होप सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। इसके आगे चलते हैं ड्रिंकिंग वाटर को लेके। तो ड्रिंकिंग वाटर के केस में अगर हम बात करें तो जो प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है वह that should be that shall not be situated within 6 meter of any washing place, urinal, sputum और ओपन ड्रेन और एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। ठीक है, तो वह 6 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर ही होना चाहिए जिससे कि वह कंटेमिनेट ना हो। ठीक है, और इसके लिए जो है तो ऑक्यूपायर को नेसेसरी अरेंजमेंट करना चाहिए। सेक्शन 18 के अंदर ड्रिंकिंग वाटर को कवर किया गया है। लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स की बात करें अगर, तो सफिशिएंट लैट्रिन एंड यूरिनल्स होने चाहिए। ठीक है, जिससे स्टाफ को अपना ड्यूटी परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इसके अलावा यह एडिक्वेटली लाइटेड होना चाहिए और वेंटिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, साथ में क्लीन होना चाहिए। स्पिटन्स की बात करें तो सेक्शन 20 के अंदर जो है स्पिटन्स को कवर किया गया है। ठीक है, देयर शुड बी अ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पुटन्स इन अ कन्वीनियंट प्लेस। ठीक है, और जिससे कि हाइजीन और क्लीनलीनेस को मेंटेन किया जा सके। और यह माना जाता है कि कोई भी पर्सन है वह स्पिटन्स का यूज़ स्पिट करने में करे, इसके अलावा और यत्र तत्र कहीं भी ना गंदगी करे। ठीक है, तो ये प्रोविजंस हो गए आपके हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे, हमने 11 से 20 तक में हेल्थ के इश्यूज़ को देखा, अब हम सेफ्टी प्रोविजंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेफ्टी प्रोविजंस में जो है बेसिकली जो सेक्शन 21 है वह फेंसिंग ऑफ मशीनरीज़ को बताता है। सेक्शन 22 जो है तो वर्क ऑन और नियर मशीनरीज इन मोशन, कोई भी मशीनरीज जो है तो वह मोशन में है अगर, तो उसके आसपास काम करने के बारे में जो है तो सेक्शन 22 के अंदर है। सेक्शन 23 एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस ऑन डेंजरस मशीन्स के बारे में बताता है। ठीक है, सेक्शन 24 स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर के बारे में बताता है। सेक्शन 25 जो है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स के बारे में बताता है। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 26 जो है वह केसिंग ऑफ न्यू मशीनरीज के बारे में बताता है। और सेक्शन 27 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स के बारे में बताता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 28 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हॉइस्ट एंड लिफ्ट्स के ऑपरेशन को लेके है यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन 29 जो है लिफ्टिंग मशीन्स, चैन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स को लेके है। इसके अलावा सेक्शन 30 जो है रिवॉल्विंग मशीनरीज को लेके है। सेक्शन 31 प्रेशर प्लांट को लेके है। सेक्शन 32 जो है फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस को लेके है। सेक्शन 33 जो है तो पिट्स, सम्प्स, ओपनिंग इन फ्लोर्स को लेके है। सेक्शन 34 जो है तो एक्सेसिव वेट्स को लेके है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, एक बार आप गो थ्रू होइएगा इन सभी सेक्शंस के थ्रू। इसके अलावा सेक्शन 35 जो है तो प्रोटेक्शन ऑफ आइस को लेके है, प्रोटेक्शन ऑफ आइस को लेके है सेक्शन 35। सेक्शन 36 जो है तो प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, गैसेस, इन सब को लेके है। सेक्शन 36 ए को जोड़ा गया बेसिकली, इसके अंदर जो है तो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट का यूज़ करने को रिगार्डिंग प्रिकॉशंस बताए गए। सेक्शन 37 की बात करें तो एक्सप्लोसिव और जो इनफ्लेमेबल डस्ट है इन सब के बारे में सेक्शन 37 के अंदर डिस्कशन हुआ। सेक्शन 38 प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। सेक्शन 38 पूछा जा सकता है फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 38 किसके बारे में है, तो प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर। इन केस ऑफ फायर हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे, तो इसके बारे में सेक्शन 38 डील करता है। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 39 की बात करें तो पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, सेक्शन 40 जो है तो सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीनरीज को लेके है। इसके अलावा सेक्शन 40 ए जो है तो मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग को लेके है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग जो है तो 40 ए के अंतर्गत आएगी। और सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट जो होता है वह कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पे करते हैं, तो ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले 40 बी के अंदर सेफ्टी ऑफिसर्स आएंगे। ठीक है,
इसके अलावा 41 की बात करें अगर, तो 41 के अंदर पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को सप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, कौन से किसको पावर दी गई है, एडिक्वेट पावर किसके पास है, ठीक है, तो जो कि सेफ्टी को जो है तो मैनेज कर सके या उसके लिए रूल बना सके। तो यह 41 के अंदर आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक गो थ्रू हुए सेफ्टी को लेके, ठीक है। तो सबसे पहला है फेंसिंग मशीनरीज। तो सेक्शन 21 जो है फैक्ट एक्ट 1948 का, वह जितनी भी डेंजरस मशीनरीज हैं उनको फेंस करने के लिए कहता है कि जिससे कि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली जितनी भी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हो गए, मोटर या रोटरी कन्वर्टर हो गए, ठीक है, या कोई ट्रांसमिशन मशीनरीज हो गई, ठीक है, तो इन सब को हमें क्या करना है, फेंस करना है, यह ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेक्शन 22 जो है तो बेसिकली वर्क ऑन और नियर मशीनरीज इन मोशन, उसके लिए बताता है यहाँ पे कि एग्जामिनेशन शैल बी कैरीड आउट ओनली बाय स्पेशल ट्रेंड मेल वर्कर्स, ठीक है। तो जो भी ट्रेंड मेल वर्कर्स है उसी इस चीज़ का एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। एंड शुड वियर टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, ठीक है, टाइट फिटिंग क्लॉथ्स को करना है, वियर करना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। और साथ में यहाँ पे जो भी वीमेन हो गया, ठीक है, वीमेन या फिर यंग पर्सन हो गए, यंग पर्सन के अंदर जो है चाइल्ड और अडल्ट दोनों होते हैं, तो इनको जो है तो बेसिकली दे शैल बी अलाउड टू क्लीन लुब्रिकेट और एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है। इनको जो है तो इनको अलाउ नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली ड्यूरिंग कोई भी ऐसी मशीन है जो मोशन में है, तो कोई भी वीमेन या फिर यंग पर्सन, दैट मीन्स व्हाट, चाइल्ड या आपका एडोलसेंट जो होगा वह इसको क्लीन करने, लुब्रिकेट करने या किसी पार्ट को एडजस्ट करने के लिए जाएगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को इंश्योर करना है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन्स, तो इसको लेके सेक्शन 23 डील करता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर बात करें तो यंग पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क एट एनी मशीन टू विच ही हैज़ फुली इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो उसको फुली इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद ही अगर अदरवाइज एनी डेंजर अगर अराइज होता है तो इस केस में जो है तो उसको सफिशिएंट ट्रेनिंग जो है तो हैंडल करने के लिए देना है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग अप पावर सेक्शन 24 के अंतर्गत आता है यहाँ पे। तो एवरी फैक्ट्रीज suitable devices for cutting of power in emergencies from running machineries shall be provided and maintained in every work room, ठीक है। तो कटिंग ऑफ पावर ड्यूरिंग इमरजेंसीज कंडीशन में तो सबको उनको ट्रेन करना होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कॉटन ओपनर्स की बात करें अगर, तो नियर कॉटन ओपनर्स प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन सेक्शन 27 के अंदर बोला गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हॉइस्ट एंड लिफ्ट की बात करें अगर, तो कोई भी हॉइस्ट एंड लिफ्ट है उसका गुड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसके लिए साउंड मटेरियल्स यूज़ होने चाहिए, एडिक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है, और वह वेल टेस्टेड होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 28 के अंदर हॉइस्ट एंड लिफ्ट्स को यूज़ किया गया है, ठीक है। पिट्स सम्प्स एंड ओपनिंग इन फ्लोर्स, दैट इज सेक्शन 33। तो जितने भी पिट्स हो गए, सम्प्स हो गए या टैंक्स हो गए, ठीक है, ग्राउंड पे हैं, तो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम डेंजर। स्टेट गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग एग्जेम्प्ट सच कंडीशंस जो कि प्रिस्क्राइब्ड हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ आइस सेक्शन 35 के अंतर्गत है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जो है तो रिस्क ऑफ इंजरी टू द आइस जो है तो बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसको लेके जो है तो सेक्शन 35 एक्सक्लूसिव डील करता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है तो दैट शुड मेक और फ्रेम अ रूल जिससे कि उनको कोई इफेक्टिव स्क्रीन्स दें या फिर सुइटेबल गॉगल्स, जैसे वेल्डर हो गए तो वेल्डर के साथ ये बहुत प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो उनको जो पीपीई या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं तो उनको फुली यूज़ करने के लिए इंस्ट्रक्ट करें। इसके अलावा डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस हो गए, उनसे प्रिकॉशंस करना,
तो कोई भी टैंक हो गया, पिट हो गया, ठीक है, या पाइप है, फ्लू हो गया, ठीक है, जैसे वेल्डिंग फैसिलिटीज़, तो उसके अंदर गैस, फ्यूम्स, वेपर्स निकलते हैं, तो उनसे रिस्क को लेके जो है, तो यह बेसिकली प्रिकॉशंस के बारे में बताता है सेक्शन नंबर 36। ठीक है, इसमें जो है तो पूरा रूल बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को ही दिया गया है। सेक्शन 38 की बात करें तो प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर, मैंने आपको बताया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, बिकॉज अभी फायर के एक्सीडेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो इसको देख के में भी हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में आपको सेक्शन 38 देखने को मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 38 के बारे में हमने बात कर ली अभी। नेक्स्ट नंबर जो है तो सेक्शन 39 है। ठीक है, और सेक्शन 39 ओमिट हो गया है। सेक्शन 40B की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में यह सेक्शन 40B आना तय है। दिस सेक्शन मेक्स प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? सेफ्टी ऑफिसर की बात कर रहे हैं इन द फैक्ट्रीज जहाँ पे 1000 या 1000 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि सेफ्टी ऑफिसर का प्रोविज़न जो है अपॉइंट करने का, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा थ्रू ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफिसर जो है तो कितने वर्कर्स तक होगा? तो 1000 या 1000 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं किसी फैक्ट्री में, इस्टेब्लिशमेंट में, तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति जो है तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होना सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, इसके अलावा द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में रिक्वायर द ऑक्युपायर कैरिंग ऑन डेंजरस एंड हजार्डस नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू अपॉइंट सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर सेल सच में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो भी सेफ्टी ऑफिसर है जो कि 1000 या 1000 से ज़्यादा वर्कर्स होने पर एक किसी फैक्ट्री में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रखा जाएगा, तो उसकी जो इतनी भी सर्विस कंडीशंस हो गई या क्वालिफिकेशंस हो गई, ड्यूटीज़ हो गई, उन सबको प्रेस्क्राइब करने का काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह सेक्शन 40B है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था वेलफेयर प्रोविजंस जो हैं, तो वेलफेयर प्रोविजंस की बात करें अगर, तो वेलफेयर प्रोविजंस जो हैं वह चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत हैं, और सेक्शन 42 से सेक्शन 50 के अंतर्गत जो है तो ये डील होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एड बॉक्स की बात करें तो सफिशिएंट फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर तो जनरली 150 वर्कर्स के बीच में या मोर 150 वर्कर्स के बीच में एटलीस्ट वन फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, वन फर्स्ट एड बॉक्स और कप बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो 150 वर्कर्स के बीच में एटलीस्ट 150 वर्कर्स के बीच में एटलीस्ट वन फर्स्ट एड बॉक्स और कप बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेलफेयर प्रोविजंस हैं। सेक्शन 45 जो है तो फर्स्ट एड बॉक्स को लेके है। इसके अलावा कुछ और फैसिलिटीज़ हैं जो कि ये चैप्टर, ये जो सेक्शंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कुछ फैसिलिटीज़ और बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे एम्बुलेंस रूम की, तो यहाँ पे अगर 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पे एम्बुलेंस रूम का रिक्वायरमेंट रहेगा। कैंटीन की बात कर लेते हैं तो सेक्शन 46 जो है कैंटीन को डील करता है। तो जहाँ पे 250 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पे सफिशिएंट लाइटेड और वेंटिलेटेड कैंटीन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रेस्ट रूम की बात कर लेते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेस्ट रूम और शेल्टर्स विथ ड्रिंकिंग वाटर। तो रेस्ट रूम किस कंडीशन में है? अगर जहाँ पे वर्कर की जो संख्या है वह 150 और मोर है, तो इस केस में जो है तो रेस्ट रूम का प्रोविज़न रखा गया है। ठीक है, ये कृषि, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कृषि है, तो अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री है जहाँ पे 30 या मोर देन 30 वुमेन वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, तो सेक्शन 48 के अंतर्गत जो है तो वहाँ पे कृषि का प्रोविज़न रखा गया है। तो कृषि इज़ यूज फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर ऑफ एज ऑफ सच वुमेन। ठीक है, तो जितने भी 6 साल या उससे छोटे बच्चे हैं तो उनको उनका लालन पालन या उनको जो है तो उनकी देखभाल के लिए कृषि होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? आपके ऑक्यूपायर की।
नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफिसर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 49। आपको काफ़ी सारे प्रोविजंस के बारे में बताया हमने, जैसे एम्बुलेंस रूम जो हो गया, सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स 150 वर्कर्स या ज़्यादा पर होना चाहिए, जिससे कि और यह एक्सेसिबल होना चाहिए ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स। इसके अलावा हमने देखा एम्बुलेंस रूम की, तो एम्बुलेंस रूम जो है तो 500 से ज़्यादा वर्कर्स पर रहना चाहिए, 500 या 500 से ज़्यादा। कैंटीन की बात करें तो 250 वर्कर्स या उससे ज़्यादा पर जो है तो कैंटीन होना चाहिए। रेस्ट रूम और शेल्टर्स की बात करा या लंच रूम की बात करा हमने, विद प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, 150 या उससे ज़्यादा वर्कर्स पर जो है तो शेल्टर्स या रेस्ट रूम होने चाहिए। और क्रिशेस की बात कर ली हमने, तो 30 या उससे ज़्यादा वुमेन वर्कर हैं अगर, तो वहाँ पे क्रिशे का प्रोविज़न होना चाहिए। इसके अलावा वेलफेयर ऑफिसर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 49 के अंतर्गत कवर होता है। तो वेलफेयर ऑफिसर की बात करें तो कोई फैक्ट्री जहाँ पे 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स ऑर्डनरी एम्प्लॉयड हैं, तो ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस केस में वो जो है तो प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स को अपॉइंट करें। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।